हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के चल रहा है, उसमें हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। उसमें हमने वैद्युत फ्लक्स और कूलॉम का नियम आप लोगों को कवर कराया था। आज थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। आज का क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है ये देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि 2 बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर बराबर और विजातीय का मतलब आप लोग को समझाते हैं। तो विजातीय मतलब उनके साइन चेंज होना चाहिए, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पर एक हमने डायग्राम लिया है, उसको लिखा है। यहाँ पर ए और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज लिए हैं और उनके बीच की दूरी 2a रखी हुई है। तो यहाँ पर ये 2 बिंदु लिए हुए हैं, उन दोनों के बीच की दूरी 2a है। अल्प दूरी किसको कहते हैं? अल्प दूरी उसको कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो 2a यहाँ पर काउंटेबल है, इसीलिए इसको अल्प दूरी कहा गया है। और यहाँ पर 2 आवेश मतलब 2 बिंदु, यहाँ पर एक a बिंदु और एक b बिंदु लेंगे। उस पर 2 आवेश हैं, प्लस क्यू चार्ज एवं माइनस क्यू चार्ज की परिभाषा में यही लिखा हुआ है कि 2 बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो निकाय बना उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। बराबर मतलब ये है कि परिणाम में बराबर हूँ। मैं क्या नोट करने वाली बातें हैं, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ये दोनों आवेश हैं, उनकी जो मिलाने वाली रेखा है ये रेखा जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे द्विध्रुव अक्ष कहेंगे। और उनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? द्विध्रुव लंबाई कहेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना था? इसमें ज्ञात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि कोई एक पॉइंट है वो निरक्षीय स्थिति में है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है। निरक्षीय स्थिति देखेंगे किसको कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। जब तक ये पता नहीं रहेगा तो हम निरक्षीय स्थिति में कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है। इस स्थिति में जो बिंदु रहेगा वह द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्वि भाजक पर स्थित होता है। द्विध्रुव अक्ष हमने बताया था किसको कहते हैं? दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो उसमें जो पॉइंट रहेगा वह कहाँ रहेगा? लंब समद्वि भाजक पर रहेगा। सेकेंड पॉइंट रहता है कि इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर अक्षीय स्थिति की तुलना में आधा होता है। यदि यही पॉइंट अक्षीय स्थिति में रख दिया जाए तो उसका जो वैद्युत द्विध्रुव निकलेगा वह निरक्षीय स्थिति में आधा होगा और अक्षीय स्थिति में पूरा होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। तो आप लोग समझ गए निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है। अब हम इसके लिए व्यंजक देखते हैं। व्यंजक क्या होगा? तीव्रता के लिए वैद्युत द्विध्रुव तीव्रता के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले एक निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एक ए बी एक हमने पॉइंट लिया, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। उसके निरक्षीय स्थिति में हमने एक पी पॉइंट लिया है, उस पर हमें वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पर जो पी की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा वह इसके लंबवत होगी। तो यहाँ पर ई लिख लिया। अब यहाँ पर हम ए और बी दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लिए निकालने पर यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा भी लेंगे। यहाँ पर E1 ए बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दिशा रहेगी और E2 बी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दिशा रहेगी। यहाँ पर बिंदु O से P तक की दूरी क्या है? R है। और यहाँ A और B के बीच की दूरी क्या होती है? 2a रहती है। हमने वहाँ आपको इसकी परिभाषा में बताया। यहाँ पर 2a A ना लेकर यहाँ पर L लिया है। तो O क्या है? O मध्य बिंदु है। तो दोनों की यहाँ से O से B तक की दूरी L हो जाएगी और यहाँ से O से A तक की दूरी L हो जाएगी। दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा।
अब इसके लिए यहाँ इसकी थ्योरी लिखी हुई है जो हमने आपको समझाया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मान लो दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है, उनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति हमने आपको बताया था कि यह विद्युत द्विध्रुव के लंबवत होता है, तो इसको हमने लंबवत यहाँ पर स्थापित किया है, बिल्कुल लंबवत स्थापित किया है, तभी यह निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। अब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो जो बिंदु A है वहाँ से बिंदु A पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, तो वहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर। यहाँ पर हम AP की वैल्यू पुट करेंगे। AP की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर AP देख लेते हैं। AP कहाँ पर है, AP ये है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगी, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर ये कर्ण हो गया, तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार और लंब की वैल्यू रख देंगे। आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू है L और लंब की वैल्यू R है। तो यहाँ पर हमने L और R पुट कर दिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो AP इक्वल टू हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब E1 का जो फार्मूला हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, इसमें हम AP की वैल्यू पुट कर देंगे। AP की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन BP स्क्वायर। यहाँ पर BP की वैल्यू रखेंगे। BP की वैल्यू भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, BP की वैल्यू भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के करेंगे। यहाँ पर ये BP है, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम R स्क्वायर L स्क्वायर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर BP की R स्क्वायर L स्क्वायर वैल्यू रख दी। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 1 में क्या है, ये प्लस चार्ज का है और समीकरण 2 में क्या है, माइनस चार्ज का है। तो E1 ग्रेटर देन होगा E2 से, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी। यदि हम दोनों बिंदुओं से देखें तो यहाँ बिंदु P है, उस पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी E इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा। ये कैसे आएगी, ये हम आपको बताते हैं। देखो जैसे ज्यामिति होती है उसमें AP और BP बराबर होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लंबवत हैं, ये लंबवत रहेगा तो यहाँ इन दोनों की डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ से P की दूरी AP और BP ज्यामिति में तो सेम रहेंगे। यहाँ पर हमने यही लिखा है कि ज्यामिति में AP और BP सेम है, अतः E1 और E2 परिणाम में बराबर होंगे, जबकि उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इनका जो बीच का कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर और इन दोनों का मिला करके क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, जहाँ पर कोण PAO इक्वस टू कोण BBO इक्वस टू थीटा हो जाएगा। E1 दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। E1 कौन कौन से घटक में वियोजित किया जा सकता है, एक cos थीटा होता है, एक sin थीटा होता है। तो E1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। इसी प्रकार E2 को भी दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्योंकि E1 और E2 ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसको हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पर ये ऐसा बनाते हैं, यहाँ साइन लेते हैं, यहाँ कॉस लेते हैं। तो हमने जो E1 और E2 निकाले हैं
तो यहाँ पर E1 का साइन आएगा, यहाँ पर E2 का साइन आएगा, यहाँ पर कॉस आएगा E1 का और यहीं पर आएगा E2 का कॉस। तो यहाँ पर ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसीलिए ये निरस्त हो जाएंगे। किंतु क्षैतिज घटक में, क्षैतिज घटक मतलब ये क्षैतिज घटक में एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E हो जाएगा, साइन साइन के आपस में कट गए, तो यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। हमने अभी आपको बताया कि E1 E2 बराबर हो जाएंगे ज्यामिति में, तो यहाँ पर हमने E1 पुट कर दिया और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर E1 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम, तो यहाँ पर 2E1 cos थीटा हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। यहाँ पर हम E1 की वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू क्या आती है? 1/4πε0 Q/AP² cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी? cos थीटा हम समकोण AOP में वैल्यू रख के फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर समकोण देखते हैं, समकोण AOP, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है? L² है, और कर्ण क्या है? कर्ण हमने अभी फाइंड आउट किया था √R² + L²। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा L/√R² L²। यहाँ पर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला ये थर्ड समीकरण है, इस थर्ड समीकरण में हम वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की? L/√R² + L²। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे 1/4πε0 Q/R² L²। यहाँ पर cos थीटा था, cos थीटा की जगह पर L/√R² L² हो जाएगा। ये कष्ट क्या हो जाएगा? 1/4πε0, यहाँ पर Q × 2L हो जाएगा। यहाँ पर ये √R² L² है, तो ये 1/2 की घात हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंगल 1 की घात है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? R² L² 3/2 की घात आ जाएगी यहाँ पर। अतः हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है? 2QL होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आता है। यदि आपको पढ़ना है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है, ये फिक्स फार्मूला है। P इक्वल्स टू 2QL, यहाँ पर 2QL यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम P पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/4πε0 P/R² + L² 3/2। यहाँ पर ये L और R है, तो L लेस देन है R से। यदि ऐसा होता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? L को निगलेक्ट कर देंगे, और N को निगलेक्ट करने पर क्या आएगा? ओनली R² बचेगा। R² पर 3/2 की घात रहेगी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल यदि हो जाता है तो क्या बचता है? R³ पर 3 की घात हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? E इक्वल्स टू 1/4πε0 P/R²। यही आप लोग को फाइंड आउट करना था। निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये आप लोग का व्यंजक हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर करें, एंड हमारे चैनल नहीं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।